दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम साइंस के क्वेश्चंस को देखने वाले हैं। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो तीनों सेक्शन को अटेंड करने का प्रयास करेंगे। तीनों ही सब्जेक्ट के महत्वपूर्ण विज्ञान के महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, जो कि एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं या उनसे रिलेटेड जो क्वेश्चंस बनते हैं, उनको आज इस वीडियो में हम देखेंगे। दोस्तों, यदि आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसे ही महत्वपूर्ण वीडियो में डेली अपलोड करता रहता हूं। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब कर लिया है तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए। चलिए हम आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, आज का जो पहला प्रश्न है, सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कैसे बदला जाता है। बहुत आसान क्वेश्चन है और गवर्नमेंट भी सौर ऊर्जा को बढ़ावा दे रही है। तो सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कैसे कन्वर्ट किया जाता है, उसका तरीका क्या है, वो आपको बताना है। आपके ऑप्शन है सोलर सेल के द्वारा, बैटरी के द्वारा, धूप के द्वारा, कोई नहीं। जी हाँ दोस्तों, सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में हम सोलर सेल के द्वारा कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, यही इसका सही आंसर है। आज का अगला प्रश्न, निम्न में से कौन उपधातु नहीं है। उपधातुओं के ऊपर या धातुओं पर क्वेश्चन बहुत ज्यादा आते हैं। ठीक है, नीचे कुछ ऑप्शन आपको दिए गए हैं, इसमें से बताना है कि उपधातु कौन सी नहीं है। आपके ऑप्शन है बोरान, सिलिकॉन, पोटेशियम, पोलोनियम। इसमें से जो बोरान है, सिलिकॉन है, पोलोनियम है, ये तो उपधातु हैं, लेकिन पोटेशियम क्या है, ये उपधातु नहीं है। क्या है, ये धातु है। और इसकी एक बहुत बड़ी विशेषता है जो सभी धातुओं में नहीं पाई जाती। जानते हैं क्या? पोटेशियम एक ऐसी धातु है जो ठंडे पानी से भी रिएक्शन कर लेती है, ठंडे पानी से तुरंत रिएक्शन कर लेती है। ठीक है, चलिए आज का अगला प्रश्न, ओम के नियम के अनुसार वोल्टेज और प्रतिरोध में क्या संबंध होता है। ओम का नियम क्या है? V=IR। ठीक है, यही है ना। अगर आप वोल्टेज बढ़ाएंगे तो करंट बढ़ेगा, वोल्टेज बढ़ाएंगे तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा। ठीक है, मतलब V∝R और सिमिलरली V∝I। ठीक है, मतलब कैसा संबंध होता है? समान संबंध होता है। तो ऑप्शन नंबर जो सेकंड है, V=R, मतलब V∝R, V∝ प्रतिरोध, ये सही है। वोल्टेज और प्रतिरोध में क्या संबंध होता है? प्रोपोर्शनल का, समानुपात का संबंध होता है। आज का अगला प्रश्न, एड्स कैसा रोग है। एड्स कैसा रोग है, इसके ऊपर भी बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। एड्स का फुल फॉर्म आपसे पूछा जा सकता है, HIV का पूरा फुल फॉर्म पूछा जा सकता है आपसे, एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम। ठीक है, एड्स का फुल फॉर्म हो गया। ठीक है, फिलहाल यहाँ पे क्वेश्चन ये है कि एड्स रोग कैसा है। विषाणु जनित रोग है कि कीटाणु जनित रोग है कि छुआछूत है कि संक्रामक बीमारी है। तो क्या है ये? एड्स कैसा रोग है? विषाणु जनित रोग है। कैसा रोग है? विषाणु जनित रोग है, मतलब ये वायरस से फैलता है। ठीक है, आज का अगला प्रश्न, मनुष्य के लार में कौन सा पाचक रस पाया जाता है। इस क्वेश्चन के ऊपर भी बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं। देखिए, पाचन के ऊपर तो क्वेश्चन बहुत सारे, सैकड़ों क्वेश्चन बन सकते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन तो पाचन के ऊपर यही बनता है कि हमारे शरीर में पाचन सबसे पहले कहाँ से शुरू होता है। तो कहाँ शुरू होता है? मुंह से शुरू होता है, माउथ से शुरू होता है। तो माउथ से अगर पाचन शुरू होगा तो पाचक रस की जरूरत पड़ेगी। कौन सा पाचक रस वहां से निकलता है? सलाइवा, आप जानते ही हैं। ठीक है, लार के बारे में आप जानते ही हैं। तो लार में कौन सा पाचक रस पाया जाता है, उसी के बारे में आपसे पूछा जा रहा है। आपके ऑप्शन है एमाइलेज। ठीक है, आपके ऑप्शन क्या है? एमाइलेज, पेप्सिन, इंसुलिन, अम्ल। ठीक है, तो लार में एमाइलेज नाम का पाचक रस पाया जाता है, जो कि स्टार्च के पाचन में सहायक होता है। मतलब स्टार्च का पाचन यहीं से, माउथ से स्टार्ट हो जाता है एमाइलेज की मदद से। ठीक है, और इंसुलिन तो आप जानते ही हैं कहाँ पाया जाता है, अग्नाशय में। ठीक है, अम्ल पेट में पाया जाता है। ठीक, आज का अगला प्रश्न,
बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र आपसे पूछा जा रहा है, केमिकल फार्मूला आपसे पूछा जा रहा है। ठीक है, बेकिंग सोडा क्या है, ये कॉमन नेम है, जनरल नाम है। इसका रासायनिक सूत्र क्या है, NaSCO3 है कि NaOH है कि NaCl है या CaCO3 है। तो बेकिंग सोडा का जो रासायनिक सूत्र होता है वो क्या होता है, NaHCO3, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। ठीक है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट क्या हो गया, इसका केमिकल नेम हो गया। केमिकल फार्मूले की बात करें तो NaSCO3 हो गया। NaOH क्या है, सोडियम हाइड्रोक्साइड है। ठीक है, NaCl क्या है, नमक है, साधारण नमक है। CaCO3 क्या है, कैल्शियम कार्बोनेट है। आज का अगला प्रश्न, दाब का SI मात्रक आपसे पूछा जा रहा है। ठीक है, मात्रक जो भी है, चाहे कार्य का मात्रक हो, चाहे ऊर्जा का मात्रक हो, दाब का मात्रक हो, ठीक है, मात्रक किसी का भी हो, गति का हो, ठीक है, तापमान का हो, ठीक है, मात्रक सारे तैयार कर लीजिए आप। फिलहाल यहाँ जो क्वेश्चन है, दाब का SI मात्रक आपसे पूछा जा रहा है। आपके ऑप्शन है पास्कल, जूल, न्यूटन, ओम। तो दाब का SI मात्रक क्या होता है, पास्कल। पास्कल में हम दाब को, प्रेशर को मेजरमेंट करते हैं। ठीक है, जूल किसका है, ऊर्जा का है। ठीक है, ओम किसका है, प्रतिरोध का है। जरा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा न्यूटन किसका मात्रक होता है। ठीक है, आज का अगला प्रश्न, आवर्त सारणी में कितने प्राकृतिक तत्व हैं? आपके ऑप्शन है 94, 24, 11, 118। आवर्त सारणी में टोटल जो नेचुरल एलिमेंट है ना, वो 94 हैं जो प्रकृति में पाए जाते हैं। प्रकृति में पाए जाने वाले कितने तत्व हैं, 94 हैं। ठीक है, जरा बाकी जो ऑप्शन है उस पर चर्चा कर लेते हैं। 24 क्या है, ये मैन मेड है। क्या है, मैन मेड। इस तरह से टोटल जो एलिमेंट आवर्त सारणी में हैं वो कितने हैं, 118 हैं। ठीक है, आज का अगला प्रश्न, शरीर से अपशिष्ट पदार्थ किस अंग के द्वारा निकलता है? आपसे उस अंग का नाम पूछा जा रहा है जिससे मल बाहर निकलता है। आपका ऑप्शन है बड़ी आंत, छोटी आंत, गुदा, त्वचा। ठीक है, देखिए गुदा जिसको इंग्लिश में बोलते हैं एनस। ठीक है, क्या बोलते हैं, एनस। गुदा को एनस भी कहा जाता है। तो एनस वो अंग है जिससे शरीर से ठोस अपशिष्ट पदार्थ बाहर निकलता है। ठीक है, त्वचा से क्या निकलता है, लिक्विड निकलता है, पसीना निकलता है। ठीक है, ठीक, गुदा का संबंध किससे होता है, बड़ी आंत से होता है। बड़ी आंत का लास्ट पार्ट क्या होता है, गुदा होता है। चलिए आज का अगला प्रश्न, प्रतिरोध को समांतर क्रम में जोड़ने पर क्या होगा? ठीक है, पैरेलल में। अच्छा, प्रतिरोध का फार्मूला क्या होता है, 1/R = 1/R1 + 1/R2 + 1/R3। इस तरह से ये समांतर क्रम का फार्मूला होता है। आपसे पूछा जा रहा है कि प्रतिरोध को अगर समांतर क्रम में जोड़ें तो क्या होगा। आपके ऑप्शन है वोल्टेज घट जाएगा, वोल्टेज बढ़ जाएगा, वोल्टेज एक समान रहेगा, कोई नहीं। जी हाँ, प्रतिरोध को समांतर क्रम में जोड़ने पर वोल्टेज एक समान रहेगा। यहीं पर एक बात और जान लीजिए, हमारे घरों में जो कनेक्शन होता है वो पैरेलल होता है, मतलब समांतर क्रम होता है। ठीक है, जिसकी वजह से घर में जितने भी इंस्ट्रूमेंट लगे होते हैं वो सारे बराबर वर्क करते हैं, एक साथ वर्क करते हैं, सबको समान वोल्टेज मिलता है। ठीक है, जरा कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा कि जो झालर हम बनाते हैं, दीपावली पर जो झालर सजाई जाती है वो किस क्रम में होती है और उसमें वोल्टेज कैसा होता है। ठीक है, चलिए आज का अगला प्रश्न, वातावरण में कितने प्रतिशत ऑक्सीजन पाई जाती है? 21%, 22%, 24%, 78%। तो ऑक्सीजन एनवायरनमेंट में 21% पाई जाती है। ठीक है, 78% क्या है, ये नाइट्रोजन की मात्रा है। सबसे कम क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा होती है। आज का अगला प्रश्न, सबसे ऊपर कौन सा उपभोक्ता होता है? ठीक है, आपने बुक में फिगर देखा होगा
इस तरह से बना होता है। तो आपको बताना है कि सबसे ऊपर कौन सा उपभोक्ता होता है, प्राथमिक होता है, द्वितीयक होता है, तृतीयक होता है या कोई नहीं। तो सबसे पहले कौन सा होता है, यहाँ पे प्राइमरी होते हैं, यहाँ पे सेकेंडरी होते हैं, यहाँ पे क्या होते हैं, टर्शियरी मतलब तृतीयक उपभोक्ता होते हैं। तो सबसे ऊपर कौन सा उपभोक्ता होता है, तृतीयक उपभोक्ता होता है। क्वेश्चन को ऐसे पूछा सकता है कि सबसे ऊपर कौन सा पोषण स्तर होता है। तो सबसे ऊपर पोषण स्तर कौन सा होता है, तृतीयक उपभोक्ता का होता है। ठीक है, आज का अगला प्रश्न, जल की कठोरता दूर करने के लिए किस रसायन का प्रयोग किया जाता है। देखिए आपकी बुक में 5 प्रकार के केमिकल हैं, धावन सोडा, बेकिंग सोडा, ब्लीचिंग पाउडर, ठीक है, प्लास्टर ऑफ पेरिस, नमक है। ठीक है, इनके बारे में सारी जानकारी इकट्ठी कर लीजिए आप। ठीक है, घुमा फिरा के क्वेश्चन इनसे बार बार पूछा जा रहा है। तो जल की कठोरता दूर करने के लिए किस रसायन का प्रयोग किया जाता है, धावन सोडा का, बेकिंग सोडा का, ब्लीचिंग पाउडर का या नमक का। जी हाँ, धावन सोडा का। धावन सोडा का प्रयोग जल की कठोरता दूर करने के लिए किया जाता है। बेकिंग सोडा आप जानते ही हैं, ठीक है, एंटासिड का काम करता है, भोजन पकाने में काम आता है। ब्लीचिंग पाउडर क्या करता है, कीटाणुनाशक का काम करता है। ठीक है, नमक आप जानते ही हैं, खाने के काम आता है। ठीक है, आज का अगला प्रश्न, बोरेक्स बनाने के लिए किस रसायन का प्रयोग किया जाता है। अभी ऊपर क्वेश्चन आया था। ठीक है, बोरेक्स दवा है ये। ठीक है, धावन सोडा का, बेकिंग सोडा का, ब्लीचिंग पाउडर का, नमक का। ठीक है, तो बोरेक्स बनाने के लिए धावन सोडा का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, आज का अगला प्रश्न, नदियों में जल प्रदूषण किस गैस की घुली हुई मात्रा से मापा जाता है। कहने का मतलब ये है कि कौन सी गैस है जिसकी मात्रा के आधार पर हमें ये पता लगाते हैं कि प्रदूषण कम है या ज्यादा है। आपको उस गैस का नाम बताना है। तो आपके ऑप्शन है O2, O3, CO2, NO। O2 मीन्स ऑक्सीजन, O3 मीन्स ओजोन, CO2 मीन्स कार्बन डाइऑक्साइड, NO मीन्स नाइट्रस ऑक्साइड। देखिए, नदियों में जल प्रदूषण की जो मात्रा होती है वो ऑक्सीजन लेवल के आधार पर निर्धारित होता है। ऑक्सीजन लेवल की मात्रा अगर कम हो गई प्रदूषण ज्यादा हो गया, ऑक्सीजन लेवल की मात्रा अगर स्थिर है, ठीक ठाक है, तो प्रदूषण कम है। तो आंसर क्या हो गया, O2 ऑक्सीजन। आज का अगला प्रश्न, पैन क्या है। अभी पैन वो वाला पैन नंबर मतलब समझ लीजिएगा जो हम बैंक में देते हैं, पैन परमानेंट अकाउंट नंबर। ये परमानेंट अकाउंट नंबर नहीं है। पैन क्या है, ये एसिडिक डाई है, पादप हार्मोन है, गौण प्रदूषण है, विटामिन है। पैन क्या है, ये गौण प्रदूषण है। ठीक है, एक ऐसा प्रदूषक है जिसके बारे में हम बहुत कम जानते हैं। ठीक है, बहुत कम जानते हैं। ठीक है, तो जरा आप पैन का फुल फॉर्म कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा कि पैन का मतलब क्या होता है। फिलहाल जान लीजिए पैन क्या है, गौण प्रदूषक है। आज का अगला प्रश्न, किसके कारण अम्ल वर्षा होती है। बढ़िया क्वेश्चन है। एसिड रेन किसके कारण होता है, SO2 या NO2 के कारण, CO2 के कारण, NO2 या O2 के कारण, SO2 और O2 के कारण। जी हाँ दोस्तों, अम्ल वर्षा एसिड रेन किसके कारण होती है, सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के कारण होती है। ठीक है, SO2 और NO2 के कारण अम्ल वर्षा होती है। आज का अगला प्रश्न, ओजोन बायोस्फीयर को किससे बचाता है। जो ओजोन लेयर है, ओजोन लेयर बायोस्फीयर को किससे बचाता है। अल्ट्रावायलेट रे से बचाता है, इंफ्रारेड से बचाता है, एक्सरे से बचाता है या गामा रे से बचाता है। अल्ट्रावायलेट रे से बचाता है। अल्ट्रावायलेट रे कहां से आती है, सूरज की किरणों से आती है। इनसे क्या होता है, कैंसर होता है। ठीक है, तो ओजोन में अगर छेद हो गया है, छेद तो हो ही चुका है। ठीक है, अगर ये छेद बढ़ा, ज्यादा हुआ तो स्किन कैंसर की मात्रा ज्यादा बढ़ जाएगी। ठीक है, स्किन कैंसर ज्यादा हो जाएगा, खतरनाक रूप ले लेगा फिर ये। तो ओजोन बायोस्फीयर को क्या करता है, अल्ट्रा वायलेट रे से बचाता है। आज का अगला प्रश्न, इबोला क्या है। बढ़िया क्वेश्चन है। इबोला क्या है, बैक्टीरिया है, कवक है, प्रोटोजुआ है, वायरस है। इबोला क्या है, एक वायरस है, बहुत खतरनाक वायरस है। ठीक है, आज का अगला प्रश्न, CNG का मुख्य घटक क्या है।
सीएनजी का मतलब आप जानते ही हैं, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, ठीक है, प्राकृतिक गैस है। तो इसका मुख्य घटक क्या है? मीथेन है, ब्यूटेन है, हेप्टेन है, या इनमें से कोई नहीं? ब्यूटेन, जी हाँ, ब्यूटेन। सीएनजी का मुख्य घटक क्या है? ब्यूटेन है। आज का अगला प्रश्न, सबसे मुख्य वायु प्रदूषक, आपको उस गैस का नाम बताना है जो सबसे ज्यादा प्रदूषण पैदा करती है। कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, गंधक, ओजोन। कार्बन मोनोऑक्साइड, सबसे ज्यादा प्रदूषण किसकी वजह से फैलता है? कार्बन मोनोऑक्साइड की वजह से फैलता है। सबसे खतरनाक प्रदूषण यही है, कार्बन मोनोऑक्साइड। आज का अगला प्रश्न, ओजोन परत में विशाल छिद्र कहां पर देखा गया है? देखने पर एक क्वेश्चन लगता है जैसे जीके का क्वेश्चन है, लेकिन है साइंस से रिलेटेड, ठीक है। जीके में भी जा सकता है, साइंस में भी जा सकता है, ठीक है। तो ओजोन परत में विशाल छिद्र कहां पर देखा गया है? भूमध्य रेखा के पास, अंटार्कटिका के पास, इंडोनेशिया में, ऑस्ट्रेलिया मकर रेखा के पास। जी हाँ, अंटार्कटिका में, ठीक है। ओजोन परत में विशाल छिद्र कहां देखा गया है? अंटार्कटिका में देखा गया है, ठीक है। आज का अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सी धातु इटाई रोग पैदा करती है? बढ़िया क्वेश्चन है। ऑप्शन है कैडमियम, सोडियम, जिंक, आयरन। कैडमियम, इसका सही आंसर क्या है? कैडमियम। कैडमियम ऐसी धातु है जो इटाई रोग पैदा करती है। आज का अगला प्रश्न, ब्राउन एयर का संबंध किससे है? ब्राउन एयर, आपके ऑप्शन है अम्लीय धुआं, प्रकाश रासायनिक धुआं, औद्योगिक धुआं, इनमें से कोई नहीं। ब्राउन एयर का संबंध प्रकाश रासायनिक धुआं से है, लाइट केमिकल स्मोक, ठीक है। लाइट केमिकल स्मोक से ब्राउन एयर का संबंध है। आज का अगला प्रश्न, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल किससे संबंधित है? ये क्वेश्चन भी जीके में जा सकता है, लेकिन है साइंस से रिलेटेड, ठीक है। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल माइक्रोसॉफ्ट से है, ओजोन परत संरक्षण से है, मॉन्ट्रियल की आबादी से है, या इनमें से कोई नहीं है? मॉन्ट्रियल जो प्रोटोकॉल है ये ओजोन परत संरक्षण से संबंधित प्रोटोकॉल है, ठीक है। ओजोन परत को हमें कैसे संरक्षित करना है, उसको विनाश होने से कैसे बचाना है, ठीक है, क्या क्या जरूरी हिदायतें दी गई हैं, ये सारे प्रोटोकॉल मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल में लिखित हैं, ठीक है। आज का अगला प्रश्न, बर्फ के लिए गलन की गुप्त उष्मा कितनी होती है? लेटेंट हीट ऑफ आइस, बर्फ की गलन की गुप्त उष्मा 80 कैलोरी प्रति ग्राम, 100 कैलोरी प्रति ग्राम, 70 कैलोरी प्रति ग्राम, इनमें से कोई नहीं। जी हाँ दोस्तों, सही गेस किया आपने। बर्फ की गलन की गुप्त उष्मा कितनी होती है? 80 कैलोरी प्रति ग्राम होती है। लेटेंट हीट ऑफ आइस 80 कैलोरी पर ग्राम। आज का अगला प्रश्न, बढ़िया प्रश्न ये भी है, पसीने का मुख्य उपयोग क्या है? ठीक है, पसीना हमको होता है, होना भी चाहिए। इसका उपयोग क्या है? पसीने का मुख्य उपयोग क्या, यूज क्या है? शरीर का ताप नियंत्रित करना, जल की मात्रा संतुलित करने में, शरीर की वृद्धि करने में, इनमें से कोई नहीं। जी हाँ, बिल्कुल सही आपने गेस किया है। पसीने का मुख्य उपयोग क्या होता है? शरीर का ताप नियंत्रित करने में। ठीक है, पसीना अगर न हो तो क्या होगा? हमको ठंडक महसूस नहीं होगी। शरीर में जब पसीना होता है, हवा में जब जाते हैं तो हमको ठंडक महसूस होती है ना, मतलब हमारे शरीर का ताप क्या होता है? नियंत्रित हो जाता है। इसका मतलब पसीने का मुख्य उपयोग क्या है? शरीर का ताप नियंत्रित करना है। वेस्ट मटेरियल बाहर निकालता वो अलग बात है, लेकिन मेन जो इसका फंक्शन है वो क्या है? शरीर का ताप नियंत्रित करना है। ठीक है दोस्तों, आज का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताइएगा। आपके जो सुझाव हैं, शिकायतें हैं, वो भी कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताइएगा। थैंक यू।